अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है भूगोल में, आप पढ़ लिए हैं आधा सिलेबस, तो ये अर्धवार्षिक पेपर आप पूरा हल कर लेते हैं अगर, तो इतना आपको विश्वास हो जाएगा कि भूगोल का पेपर कैसा आने वाला है और किस प्रकार से आपकी तैयारी होने वाली है। दोस्तों हूबहू ऐसे ही अर्धवार्षिक पेपर आपके जो है स्कूल में आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पूरा पेपर हल करके बताएंगे कैसे जो है आप पूरा पेपर हल करेंगे। तो ये एक प्रारूप आप यहाँ पे दे सकते हैं अर्धवार्षिक पेपर का। यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए रहेंगे, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा और विश्व और भारत का मानचित्र भरने के लिए आएगा। आइए एक एक करके समझते। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न की। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव भूगोल मुख्य रूप से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो मानव जो भूगोल है ये केवल प्राकृतिक घटनाओं का संबंधित है, ये मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का संबंधित करता है, या केवल चट्टानों का, केवल जलवायु का। तो इसमें राइट आंसर आप सभी को पता होगा, 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव और पर्यावरण का जो पारस्परिक संबंध होता है इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व समानता किस प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जनसंख्या घनत्व का पूछा गया है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि किसी भी 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उन व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो अब इसका मतलब है कि जनसंख्या जहां ज़्यादा निवास करती है जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तो यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, उपजाऊ नदी घाटियों मैदानी क्षेत्रों में या फिर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या आपको ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी। तो जवाब इसमें हो जाएगा आपका कि उपजाऊ जो नदी घाटी होती है, मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादातर जनसंख्या देखने को मिल जाती है। तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, मतलब सी वाला। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। मानव विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मानव विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है, केवल आर्थिक वृद्धि करना, लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, या केवल औद्योगिक विकास, केवल जनसंख्या में वृद्धि। तो लोगों की जो जीवन गुणवत्ता है उसमें सुधार करना ये मानव विकास का उद्देश्य माना जाता है। तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आ जाता है चौथा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रिया है। तो प्राथमिक क्रिया बैंकिंग, कृषि, परिवहन, विनिर्माण। प्राथमिक क्रिया वो होती है जो मानव प्रकृति के संसाधन जो होते हैं उसको उपयोग करता है और अपने जीवन यापन में उसको यूज करता है, तो वो आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कृषि जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है। आप सोच के देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा खाद्यान्न फसल लोग उपयोग करते हैं। तो सभी का जवाब होगा इसमें चावल। चावल जो है सबसे ज़्यादा जो है ये उपयोग करते हैं। अगर उपयोग करते हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार हुआ है। पूर्णतः समान हुआ है या असमान हुआ है, लगभग समान हुआ है, या केवल पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्रित है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूर्णतः असमान है, मतलब कि कहीं ज़्यादा तो कहीं कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बात कर लीजिए, यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। वही अगर बिहार में बात कर लीजिए तो बिहार में जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जनसंख्या का जो वितरण है वो पूर्णतः क्या है, असमान है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब होता है कि ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसको हम पुनः नया नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे नवी लिखा गया है, नवी मतलब नया होता है और करणीय मतलब करना होता है, जिसका हम नया कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आ लिखा गया है तो अनवीकरणीय हो जाएगा, यानी जिसको हम नया नहीं कर सकते हैं, यानी पुराना जो है उसको पुनः बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो उसमें कोयला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसमें
प्राकृतिक गैस भी आता है, इसके अलावा इसमें जो है पेट्रोलियम भी आता है। तो ये सब जो है आपके अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बात करें। मानव बस्ती का कौन सा प्रकार ग्रामीण बस्ती से अधिक संबंधित है? तो मानव बस्ती का कौन सा प्रकार ग्रामीण बस्ती से अधिक संबंधित है? नगरीय बस्ती, ग्रामीण बस्ती, महानगर और औद्योगिक नगर। तो दोस्तों अगर इसमें बात करें तो मानव बस्ती की कौन सी प्रकार ग्रामीण बस्ती है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाम से स्पष्ट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण बस्ती आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में इस प्रकार से आएंगे। दोस्तों बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की, जिसमें लगभग 20 शब्दों में जो है आपको उत्तर लिखना होता है। मानव भूगोल से क्या तात्पर्य, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसमें परिभाषा लिखेंगे। जो मानव भूगोल है इसमें दो चीज़ है, एक मानव है और दूसरा प्राकृतिक वातावरण है। इन्हीं के बीच में जो अंतर संबंध है उसी के संबंध को जो है मानव भूगोल कहा जाता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, इसी संबंध और मानव के क्रियाकलाप के अध्ययन को जो है मानव भूगोल कहा जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि मानव है। अब यहाँ पे पेड़ का जो असर है ये मानव पे पड़ता है, क्योंकि मानव उस पेड़ से ऑक्सीजन, फल, छांव, लकड़ी ये सब प्राप्त करता है। लेकिन अगर इसी पेड़ को मानव काट दे तो क्या इस वातावरण पे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। तो क्या मानव प्रकृति से और प्रकृति मानव से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? 100% जुड़ा है। तो इस प्रकार के संबंध को ही मानव भूगोल कहा जाता है, सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के बारे में मैंने भी आपको बताया कि किसी क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल और वहाँ के निवास करने वाले की जो जनसंख्या का अनुपात होता है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या, ऊपर लिखेंगे कुल जनसंख्या, इस प्रकार से कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। तो ये आपका पूरा बढ़िया परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मानव विकास के 2 प्रमुख सूचक लिखिए। 2 प्रमुख सूचक मतलब यहाँ पे है कि मानव विकास के प्रमुख सूचक स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर ये सब हैं। यानी इसके आधार पे मानव क्या करता है? विकास करता है। तो ऐसे स्रोत हैं या सूचक हैं जो मानव के विकास को इंडिकेट करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर देखिए, जब मानव स्वस्थ रहेगा तो विकास कर सकता है, जब मानव के पास शिक्षा होगी तो विकास कर सकता है, उसका जीवन अच्छा होगा तो विकास कर सकता है। तो ये सब क्या है? सूचक है या स्रोत हैं जिससे मानव विकास तय किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक क्रिया के 2 उदाहरण बताइए। तो प्राथमिक क्रिया वो होती है जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाता है, जिसमें कृषि आ जाता है, मछली पकड़ना, ये आपके 2 स्रोत हो जाएंगे। 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारक का नाम लिखिए। तो एक जलवायु हो जाएगा, दूसरा स्थलाकृति हो जाएगी। स्थलाकृति का मतलब होता है जैसे कहीं मैदान है, पठार है, पर्वत है, घाटी है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैदानी भाग में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, पठारी और पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या पे कम देखने को मिलती है, तो जनसंख्या का वितरण हो जाएगा। ऐसे ही जलवायु, जहाँ पे जलवायु बहुत अच्छी होती है, अनुकूल जलवायु होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, वहाँ पे कम लोग निवास करना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाली ये 2 कारक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप लिख सकते हैं एक निश्चित अवधि में भारत की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे जो है 100 लोग रहते हैं और 5 साल बाद इसी क्षेत्र में 5 साल बाद इसी क्षेत्र में अगर 500 लोग हो जाएं तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या में बदलाव हुआ है। जो जनसंख्या में बदलाव हुआ है यही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है ग्रामीण और नगरीय बस्ती में एक प्रमुख अंतर बताइए। अगर आप गाँव में रहते होंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नगर में रहते होंगे तब भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जो होता है वो प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख होती हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, ये सब। जबकि नगरीय वस्तुओं में क्या होती है? गैर प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना व्यापार कोई करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो जो जल संसाधन है यानी जो पीने योग्य पानी है ये लिमिटेड में है,
ठीक है, और इसका भरपूर मात्रा में लोग यूज़ करते हैं। तो इसीलिए अगर संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पानी की और कमी हो जाएगी, जिससे आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए इसको संरक्षण करने की ज़रूरत है। तो आप इसमें ले सकते हैं, जल जीवन के लिए आवश्यक है, इसकी उपलब्धता सीमित है यानी लिमिटेड में है, और इसका भविष्य के लिए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में तीसरा विश्व युद्ध होगा जो पानी के लिए होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे शुरू होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर मानचित्र का रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ तक रखता हूँ। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा, और अगर पूरा वीडियो आपको देखना है तो आप जो है कमेंट करिएगा, मैं पूरा वीडियो अच्छे से समझाऊंगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पर जो है आपको मिल जाएगा PDF, पूरा अच्छे से आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।